अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? रेड बदख्शा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ एक न्यू नावल लेकर। और इस नावल की मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट की गई थी और फाइनली मुझे इसकी परमिशन मिल भी गई है और मैं इस नावल का वॉइस ओवर लेकर आज आपके लिए हाजिर खिदमत हूँ। तो नावल का नाम है इर्तिका और इसके राइटर सज्जल अल्ताफ़ और अरहम जावेद, दो राइटर हैं। और इस नावल में सस्पेंस, रिवेंज, लव, थ्रिल और भी काफ़ी कुछ मिलने वाला है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और इसके बाकी एपिसोड्स के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। अब बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। इंतसाब। ये किताब एक मुश्तरका तख्लीकी सफ़र के नाम, मुसन्नफ़ीन के तारुफ। ये नावल दो कलमों के मुश्तरका काविश है जहाँ ख़यालात, नुक्ता नज़र और तख्लीकी अमल ने मिलकर एक बयानिया तश्कील दिया। सज्जल अल्ताफ़ एक ऐसी लिखारी जिनकी दिलचस्पी इंसानी नफ्सियात, जज्बाती पेचीदगियों और किरदारों की अंदरूनी कशमकश को लफ्ज़ों में ढालने में है। उनकी तहरीर में खामोश जज्बात, गैर कही हुई बातें और ज़हनी तज़ादात नुमाया नज़र आते हैं। वो कहानी को सिर्फ बयान नहीं करती बल्कि उसे महसूस करवाने पर यकीन रखती हैं। अरहम जावेद एक तख्लीककार जिनका रुझान ताकत के खेल और किरदारों के तारीख पहलुओं को दरियाफ्त करने की तरफ है। इनकी तहरीर में हकीकत की सख्ती, फैसलों की कीमत और जुर्म व अंजाम के दरमियान बारीक लकीर नुमाया किया जाता है। वो कहानी के साख्ती पहलुओं और शिद्दत को मुतवाज़न रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये नावल इन दोनों के तख्लीक अश्तराक का नतीजा है जहाँ दो मुख्तलिफ जाविये एक ही कहानी में जम होकर एक ऐसा बयानिया तश्कील देते हैं जो न मुकम्मल तौर पर सियाह है न मुकम्मल तौर पर सफ़ेद। पेश लफ्ज़। कुछ कहानियाँ महज तफरी नहीं होती, वो सहन पर बोझ बनकर उतरती हैं और कारी को उसके अपने सवालों के साथ तन्हा छोड़ देती हैं। ज़ेरे नज़र नावल भी उसी नौइयत की एक कहानी है। ये तहरीर इंसानी नफ्सियात के उन तारीक गोशों में झांकने की एक कोशिश है जहाँ खौफ, लालच, मोहब्बत, नफ़रत, ताकत और धोखा एक दूसरे में इस तरह उलझ जाते हैं कि हक और बातिल की हदें धुंधला जाती हैं। ये कहानियाँ किसी एक किरदार की नहीं बल्कि उन फैसलों की हैं जो कमज़ोर लम्हों में किए जाते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देते हैं। ये कहानी ये सवाल उठाती है कि क्या हर कातिल महज मुजरिम होता है और क्या हर दुश्मनी नफ़रत पर ही ख़त्म होती है। नफ्सियाती थ्रिलर होने के नाते इस नावल में जज्बात को सादा अंदाज में पेश करने के बजाय उनके पेचीदा पहलुओं को उजागर किया गया है। ये तहरीर कारी को किसी एक किरदार के साथ खड़ा होने पर मजबूर नहीं करती बल्कि उसे हर किरदार के ज़ाविये से सोचने पर उकसाती है। यहाँ हीरो और विलन की वाज़ेह तकसीम नहीं, क्योंकि हकीकी दुनिया में ऐसा शाज़ो नादिर ही होता है। हर किरदार अपने अमल के लिए कोई ना कोई जवाज़ रखता है और यही जवाज़ उस कहानी को ज़्यादा खौफनाक और ज़्यादा हकीकत के करीब बनाता है। ये कहानी ना तो किसी नज़रिए की तबलीग है न किसी निज़ाम पर इल्ज़ाम। ये सिर्फ मुशाहिदा है इंसानी रवैयों का, ताकत के नशे का और उन कमज़ोर लम्हों का जिनमें इंसान खुद अपने लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। किस्त नंबर 1। शाम का वक्त था। सूरज पूरी तरह गुरूब हो चुका था मगर कब्रिस्तान की फिजा अब भी किसी अनजानी उदासी में लिपटी हुई थी। हवा में एक खामोश सोगवारी बसी हुई थी, ऐसी खामोशी जो दिल पर बोझ बनकर उतरती है। चारों तरफ खामोशी थी जैसे वक्त भी उस जगह आकर ठहर गया हो। सियाह शर्ट, जीन्स में मलबूस एक बच्चा सर झुकाए दो कब्रों के सामने बैठा था। वो किसी गहरे ख्याल में गुम था। लड़के का रंग गैर मामूली तौर पर जर्द पड़ा हुआ था, आंखें बिल्कुल खाली। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं। कब्रों पर नस्ब तख्तियों पर नाम वाज़ेह था, अहमद जमान और फरहत जमान। सादी। पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। कदमों की आवाज़ें करीब आती गईं। सादी ने आहिस्ता से सर उठाया। सादी, जितनी दफ़ा भी यहाँ आ जाओ, मरे हुए लोग वापस नहीं आते हैं। सही कहा। सादी ने कब्रों पर फूल न्यौछावर किए, फिर खामोशी से अपनी जगह से खड़ा हुआ। मुड़कर देखा तो सामने एक लंबे कद का आदमी खड़ा था, स्याह पैंट कोट में मलबूस, छोटे बाल, हल्की सी दाढ़ी और चेहरे के तासुरात बहुत मुतमईन। एक बावकार और मजबूत शख्सियत। 9 साल बाद। सुबह का वक्त था। कमरे में पर्दों से आती हुई हल्की रोशनी फैली हुई थी। अलार्म क्लॉक की आवाज़ मुसलसल पूरे कमरे में गूंज रही थी। सादी ने आंखें मलते हुए हाथ बढ़ाया और अलार्म बंद कर दिया। चंद लम्हे बिस्तर पर बैठा रहा,
जैसे नींद और हकीकत के दरमियान कोई फासला हो। वो उठा, बाथरूम की तरफ गया और शावर लेकर खुद को ताजगी के हवाले कर दिया। तौलिया कंधे पर डाले वो क्लोजेट के सामने आ खड़ा हुआ। चंद लम्हे कपड़ों को गौर से देखता रहा, फिर इंतखाब किया। नीला पैंट कोट जिसके साथ एक सफ़ेद शर्ट। उसने परफ्यूम छिड़का, बाल संवारे और आहिस्ता कदमों से नीचे लिविंग रूम की तरफ आ गया। मेज पर कॉफ़ी का एक मग रखा था। वो कुर्सी पर बैठ गया और अपनी सुबह की कॉफ़ी ख़त्म करने लगा, जैसे आने वाले दिन के बोझ के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। काबिल उसके पास आया। सादी चलो, आज तुम्हें कंपनी के शेयर होल्डर की मीटिंग में जाना है। आज तुम्हारा एक्विजिशन है। सादी ने बगैर किसी तासुर के सर हिलाया और उसके साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गया। ड्राइवर ने फौरन दरवाज़ा खोला और वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गया। चंद ही लम्हों में गाड़ी शहर के मसरूफ सड़कों से निकलकर एक बुलंदोबाला इमारत के सामने आकर रुक गई। शीशे से बनी इस इमारत पर चमकता हुआ बोर्ड दूर से ही अपनी हैसियत का ऐलान कर रहा था। जमान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, बल्कि एक सल्तनत थी जो बरसों की मेहनत, फैसलों और कुर्बानियों से खड़ी की गई थी। सादी गाड़ी से उतरा। अंदर दाखिल होते ही एक वसी और शानदार लॉबी उनका इस्तकबाल कर रही थी। सफ़ेद संगमरमर का फर्श, शीशे की दीवारें और हर तरफ मसरूफ मुलाजमीन। कोई फाइलें थामे हुए तेजी से चल रहा था, तो कोई फ़ोन पर अहम बातों में उलझा हुआ था। हर चेहरे जिम्मेदारी का बोझ उठाए हुए थे। ये फाइनेंस फ्लोर है, काबिल ने चलते हुए कहा। यहाँ से कंपनी के तमाम माली फैसले कंट्रोल होते हैं। लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट ऊपर है। बैन आला इकवामी डील्स, नए प्रोजेक्ट्स, सब कुछ यहाँ तय पाता है। लिफ्ट के शीशे से शहर नीचे सिमटता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे सादी की जिंदगी भी किसी नए मरहले में दाखिल हो रही हो। काबिल ने ऑफिस का दरवाज़ा खोला। यह रहा जमान साहब का ऑफिस, जो आज से तुम संभालोगे। सादी ने दोनों हाथ जेबों में डाले और खामोशी से कमरे में दाखिल हो गया। ये एक वसी और बावकार दफ्तर था। लकड़ी की नफीस अलमारियां, दीवार पर आवेजा सर्टिफिकेट्स और अवार्ड, और सामने शीशे की बड़ी खिड़की जिसके पार पूरा शहर उसके कदमों में बिछा हुआ महसूस हो रहा था। मगर सादी की नजरें उन सब पर फिसलती हुई सीधे मेज पर रखी हुई एक तस्वीर पर जा ठहरी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। ये एक फैमिली फोटो थी। सादी ने तस्वीर उठाई और उसे गौर से देखने लगा। तस्वीर में एक मुस्कुराता हुआ मर्द, एक बावकार औरत और उनके दरमियान खड़ा एक कम उम्र लड़का जिसकी आंखों में मासूमियत और ख्वाब झलक रहे थे। सादी की उंगलियां फ्रेम के किनारे पर खुद ब खुद बिछ गईं। वो लड़का, वो खुद था। कमरे की खामोशी यकायक भारी हो गई, जैसे माजी की यादें दीवारों से निकलकर उसके गिर्द जमा हो रही हो। एक लम्हे को यूं लगा जैसे वो बरसों पीछे खड़ा हो, उस वक्त में जब ये मुस्कुराहटें जिंदा थीं। इंसान का माजी हमेशा उसका पीछा करता है। साद अपना ख्यालों से निकलकर चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा। सामने खड़ा शख्स उसकी तवज्जो एकदम अपनी जानिब खींच ले गया। वो काबिल था, हमेशा मुतमईन सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए। काबिल का वजूद खुद एक तासुर रखता था। उसका कद लंबा और जिस्म मुतनासिब था, जैसे उसने कभी जिम से छुट्टी ही न ली हो। उसकी चाल में एतमाद और अंदाज में एक फितरी रौब जो बिना कुछ कहे ही सामने वाले पर असर डाल देता था। उसकी सुरमई आंखें गैर मामूली हद तक गहरी और पुरकशिश थीं। ऐसी आंखें जो लम्हा भर में किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले लें। उसकी मुस्कुराहट निहायत ही खूबसूरत, ना हद से ज़्यादा नुमाया, ना ही मध्यम, बस इतनी कि देखने वाला ठहर कर उसे देखता रह जाए। उसके बाल दरमियानी लंबाई के थे, सलीके से संवारे हुए, और उसकी शख्सियत का हर पहलू उसकी बात की गवाही देता था कि वो खुद को बेहद वेल मेंटेन्ड रखता है। लिबास वाज़े कता और बॉडी लैंग्वेज सब कुछ निहायत ही मुतवाज़ुन और पुरकशिश था। उसे देखकर यह गुमान होता था कि वो अभी 24 साल के आसपास ही होगा। काबिल के बारे में हर चीज़ खूबसूरत थी। ये आदत कब छोड़ोगे काबिल? मेरे ख्याल पढ़ना छोड़ दो, इनमें तन्हाई के अलावा कुछ नहीं है। तुम जानते हो मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। सादी खामोश रहा। 9 साल हो गए हैं काबिल। साद की आवाज़ में थकान थी, शिकवा भी। आखिर कब तक तुम मुझे अपने उस वादे के बारे में बताओगे? काबिल ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में बस घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। काबिल की नज़रें कहीं और जमी रहीं, चेहरे पर वही बेतासुर सुकून जो हमेशा साद को बेबस कर देता था।
साद एक लम्हे को खामोश रहा, फिर उसने निगाहें चुरा ली। वो समझ चुका था कुछ कहने का कोई फायदा नहीं था। काबिल हमेशा से अपनी मर्जी का मालिक रहा है और यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक थी। उसने आहिस्ता से तस्वीर वापस मेज पर रख दी, मगर उसकी निगाहें अब भी वहीं ठहरी हुई थी। शादी की जिंदगी बहुत छोटी उम्र में बदल गई थी। वो सिर्फ 8 साल का था जब उसके माँ बाप दोनों दुनिया से चले गए। एक हादसा हमेशा उसके साथ रहेगा। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी में सब कुछ खाली खाली सा हो गया। घर की रौनक, माँ की मोहब्बत और बाप का साया, सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद काबिल ने ही साद और कंपनी दोनों को संभाला। काबिल अहमद जमान का सबसे कीमती असासा था। अहमद जमान की वफात के बाद उसने कभी कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचने दिया। काबिल शादी का सरपरस्त था, मगर उसने सिर्फ जिम्मेदारी नहीं निभाई, बल्कि शादी के लिए माँ और बाप दोनों का किरदार अदा किया। उसने शादी की परवरिश पूरी मोहब्बत और तवज्जो से की। उसे अच्छी तालीम दिलवाई और जिंदगी के हर ज़रूरी सबक से रोशनास करवाया। काबिल ने शादी को मार्शल आर्ट्स, खेल और बिजनेस सब कुछ सिखाया। कम उम्र होने के बावजूद उसने शादी को मजबूत और समझदार बनाया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर गया और अब शादी 18 साल का हो चुका था। अब वक्त आ गया था कि वो कंपनी की जिम्मेदारी खुद संभाले। वो कंपनी जो कभी उसके वालिद का ख्वाब थी, अब शादी की जिम्मेदारी बन चुकी थी। काबिल के होते हुए ये जिम्मेदारी बहुत आसान लगती थी। 2 साल बाद हर तरफ खून की छींटें थीं। एक बच्चे के रोने की आवाज़ें फिजा में गूंज रही थीं। सब कुछ धुंधला हो रहा था। लाल रंग की छड़ी, हाथ से टपकता हुआ खून, और वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे की तरफ बढ़ रहा था। अचानक शादी की आंख खुल गई। वो हिल नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसके जिस्म को जकड़ लिया हो। सांस रुक सी गई और आवाज़ हलक में अटक कर रह गई। ये बहुत अंधेरी रात थी। शादी का जिस्म हरकत से कासिर था। कहीं बहुत दूर से मुस्कुराहट की आवाज़ आ रही थी। शादी को महसूस हो रहा था कि कोई वजूद उसके बहुत करीब है। शादी का वजूद सुन पड़ गया। उसके बाएं तरफ एक साया था। अचानक उसने लंबी सांस ली और झटके से उठ बैठा। उसका पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। सांस मुश्किल से आ रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे में घुप अंधेरा था और घड़ी रात के 3 बजा रही थी। शादी ने पास रखा ग्लास उठाया और पानी पिया। हाथ अब भी कांप रहे थे। ये ख्वाब और स्लीप पैरालिसिस आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ सका था। 11 साल गुजरने के बाद भी वही मंजर, वही आवाजें, वही खौफ और परछाई, सब कुछ वैसा ही था। ये ख्वाब अब भी उसे उसी तरह परेशान कर रहे थे, जैसे माजी अभी तक उसके अंदर जिंदा हो। इन 2 सालों में कंपनी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी। सादी की क़यादत में जमान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने नए रास्ते खोले थे। कई बड़े बैन आला अक़वामी मंसूबे शुरू हो चुके थे और कंपनी का नाम बाहर भी पहचाना जाने लगा था। नए मुआहदे, नए मार्केट्स और मजबूत फैसले, सब कुछ तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। लोग शादी को अब सिर्फ एक कम उम्र वारिस नहीं समझते थे, बल्कि एक समझदार और मजबूत लीडर के तौर पर देखने लगे थे। उसके फैसले साफ, बरवक्त और फ़ायदेमंद साबित हुए थे। मीटिंग रूम्स में अब उसकी बात गौर से सुनी जाती थी। शेयर होल्डर्स का एतमाद मजबूत हो चुका था और मुलाजमीन उसकी क़यादत में खुद को महफूज महसूस करते थे। कम उम्र के बावजूद सादी ने साबित कर दिया था कि काबिल की तरबियत हराएगा नहीं गई। उसने न सिर्फ कंपनी को संभाला, बल्कि उसे एक नई पहचान भी दी। सादी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसकी नज़रें लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी हुई थी। उसकी आंखें असर रखती थीं, ऐसी आंखें जो देखती कम और सहती ज़्यादा महसूस होती, जैसे उनमें बरसों की थकन और अनकही कहानियां बसी हों। वो अपने बाल हमेशा पीछे की तरफ बनाता था, एक ही अंदाज में, जैसे जिंदगी में तब्दीली की कोई गुंजाइश ही न छोड़ी हो। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का नामो निशान नहीं था। वो हद से ज़्यादा संजीदा और मरा मरा सा लगता था, गोया मुस्कुराना कभी उसके मामूल का हिस्सा रहा ही ना हो। यूँ महसूस होता था जैसे जिंदगी में उसके लिए सिर्फ काम ही बाकी रह गया हो। ना कोई ख्वाहिश, ना कोई शौक, ना ही कोई जज्बा जो उसके चेहरे पर झलक दिखा सके। वो ज़्यादातर सूट पहनता था, सादा, नफीस, और जुमा के दिन ये उसका अटल मामूल था। वो हमेशा काला कुर्ता पहनता। उसके अंदाज, उसकी खामोशी, उसकी यकसानियत, सब कुछ इस बात की गवाही देता था कि वो शख्स जिंदगी को जी नहीं रहा था। एक ऐसी जिंदगी जहाँ जज्बात कहीं पीछे रह गए हों और इंसान सिर्फ अपने फर्ज के साथ खड़ा रह गया हो।
अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। सादी ने सर उठाकर नहीं देखा। सर, ये आपकी कॉफ़ी। रख दो। सादी ने बगैर देखे जवाब दिया। वह फाइल्स और स्क्रीन में उलझा हुआ था। लड़की ने कप मेज पर रखने के लिए आगे हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक उसके हाथ से कप फिसल गया। गरम कॉफ़ी पूरे टेबल पर फैल गई। मेज पर रखी फाइलें भीग गईं और कागज़ खराब हो गए। डैम इट! सादी गुस्से से बोला। तुम्हें किसने भेजा यहाँ? लड़की घबराई। सर, वो। अभी और इसी वक्त मेरे ऑफिस से निकल जाओ। सादी ने फ़ोन उठाया और गुस्से में चीखने लगा। कितनी दफ़ा कहा है, कमाल के अलावा किसी को मेरे ऑफिस में मत भेजा करो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। आई एम सॉरी सर, ये नई इंटर्न है, माया। कुछ हुआ है? किसी को भेजो और मेरे ऑफिस की सफाई करवाओ। फ़ोन बंद हो गया। माया वहीं खड़ी थी, साकित और खौफजदा। तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो? सादी दोबारा उस पर चीखा। आई एम सॉरी सर। जाओ यहाँ से। सादी अपनी जगह से खड़ा हो गया। माया ने एक बार फिर आहिस्ता से सॉरी कहा और सर झुकाए वहां से चली गई। माया घबरा कर बाहर आई। चेहरे पर खौफ और बेबसी साफ नजर आ रही थी। उसके साथ एक कॉलीग थी जिसने उसे थोड़ा हौसला देने की कोशिश की। परेशान मत हो, तुम्हारा कसूर नहीं, सादी सर ही खड़ूस हैं। माया ने सवाल किया। क्या वो सबके साथ ऐसे ही पेश आते हैं? कॉलीग ने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ, ऐसा ही है। उनका गुस्सा हमेशा उनके नाक पर रहता है। बहुत खड़ूस शख्सियत के मालिक हैं। वो थोड़ी देर रुक गई, फिर नर्म लहजे में बोली। और तुम परेशान मत हो, तुम्हें इन सब की आदत हो जाएगी। माया ने एक लंबी सांस ली। आह, अल्लाह करे। इतने में हेड ऑफ डिपार्टमेंट खुद वहाँ आया। माया, आप अगले एक हफ्ते के लिए ओवर टाइम करेंगी। ये साद साहब के ऑर्डर्स हैं। माया वहाँ खड़ी बेबसी की तस्वीर बनी रह गई। उसके पास फैसले को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। तनख्वाह तक नहीं दे रहे और ओवर टाइम करवाते हैं। मुझे मैम ने कहा था कि कॉफ़ी दे दूं। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं ऐसे घटिया मर्द को सुबह सवेरे कॉफ़ी पिलाऊं। एक सेकंड, किस मैम ने? पता नहीं, उन्होंने लाल कोट पहना हुआ था। माया ने गहरी सांस ली। इस कंपनी में 20,000 लोग काम करते हैं, जिनमें से 7,000 औरतें हैं। कोई भी तुमसे कुछ भी कहेगा तो तुम मान लोगी? अब तो जो होना था हो गया, मैं कर भी क्या सकती हूँ। जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ सब बिगड़ जाता है। इंटर्न्स को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है, वहाँ तुम्हारा तारुफ भी करवाया जाएगा, इसलिए तैयारी करो। अच्छा, उसने उदास से लहजे में कहा और खामोशी से तैयारी करने लगी। और वो दिल ही दिल में सोचने लगी थी कि उसे आज सुबह हंसना नहीं चाहिए था। शायद वो लम्हा, वो हल्की सी मुस्कुराहट उसकी कमजोरी बन गई थी। उसे अच्छी तरह याद था, जब भी वो हंसती है उसके हिस्से में आखिरकार रोना ही आता है। दफ्तर का माहौल आज मामूल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। फिजा में एक अजीब सी घबराहट तैर रही थी। हर तरफ अफरा तफरी, दबे दबे लहजों में बातें, फाइलें उठाए भागते कदम, जैसे किसी अनदेखे तूफान की आहट हो। काबिल कारोबारी मालूमात के सिलसिले में मुल्क से बाहर था और इसी गैर मौजूदगी ने दफ्तर को मजीद बेसिमत कर दिया था। साद आज गैर मामूली तौर पर देर से आया। लिफ्ट से निकलते ही उसने माहौल की असनबियत महसूस की, मगर हस्बे आदत उसे नज़रअंदाज किया और लंबे लंबे कदम उठाता अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोला और ठिठक गया। उसकी कुर्सी दूसरी तरफ शीशे की जानी मुड़ी हुई थी, जैसे कोई वहाँ बैठा हो। नजरें बेइख्तियार ही बाएं तरफ रखे हुए सोफे पर जा ठहरी। वहाँ एक खातून बैठी थी, इंतहाई मुहज्जब बावकार शख्सियत, खुले बाल, स्या पैंट कोट, पुरसकून अंदाज, मगर आंखों में खुद एतमादी। साद के लहजे में फौरन तलखी घुल गई। कौन हो तुम और अंदर किसने आने दिया? गुस्से में उसकी कुर्सी की तरफ उंगली उठाई। हेलो, तुम्हें अंदाजा भी है ये कुर्सी किसकी है? औकात है तुम्हारी यहाँ बैठने की? सोफे पर बैठी लड़की सुकून से खड़ी हुई। उसके चेहरे पर ना खौफ था ना घबराहट। आप इस अंदाज में बात नहीं कर सकते मिस्टर साद। वो एक कदम आगे बढ़ी और एक विजिटिंग कार्ड साद की तरफ बढ़ाया। अच्छा, और मुझे रोकेगा कौन? तुम? मैं जरीन उस्मान हूँ, मैडम जुनेरा शाहमीर की वकील। और वैसे भी इस कंपनी में 50% शेयर्स मैडम जुनेरा के हैं। लफ्ज़ 50% हवा में गूंज कर रह गया। वो जरीन उस्मान थी, अपने करियर में एक भी केस न हारने वाली। कानून उसके लिए महज पेशा नहीं था, बल्कि एक जंग थी, और वो इस जंग में हमेशा फाते रही थी। अदालत के कमरे में उसका नाम आते ही मुखालिफ फरीक के चेहरों पर संजीदगी छा जाती, मगर अदालत के बाहर वो सिर्फ एक वकील नहीं थी, वो जुनेरा की केयर टेकर भी थी।
वही जुनेरा जिसने बहुत कम उम्र में अपने वालिदैन को खो दिया था। उनके जाने के बाद जरीन ही उसकी दुनिया बन गई थी। माँ का लम्स, बाप का साया और मुहाफिज, जरीन ने सब किरदार निभाए थे। जुनेरा के लिए जरीन सिर्फ सरपरस्त नहीं बल्कि उसकी वाहिद पनाह थी, उसका सहारा, उसका सब कुछ। अगरचे जरीन की उम्र 35 बरस थी, मगर उसे देखकर कोई भी अंदाजा न लगा पाता कि वो 22-23 साल से ज्यादा की होगी। उसकी शख्सियत में एक ताजगी थी जैसे वक्त उस पर असर अंदाज ही ना हो पाया हो। वो रोजाना 5 किलोमीटर की जॉगिंग करती, न सिर्फ जिस्म को चाको चौबंद रखने के लिए बल्कि जहन के गर्द साफ करने के लिए भी। वो निहायत ही खूबसूरत नकूस की मालिक थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बोलती हुई थी, जिनमें जहानत की चमक और तजर्बे की गहराई साफ झलकती थी। छोटी सी नाक उसके चेहरे को मजीद निखार देती। दरमियानी लंबाई के स्याह बाल उसकी मजमूई साख्त में एक फितरी वकार पैदा कर देते थे। वो बनाव सिंगार की मोहताज नहीं थी, सादगी ही उसकी पहचान थी। जरीन उस्मान वो औरत थी जिसने जिंदगी के सख्त सबक खुद से सीखे थे। साद के हाथ में कार्ड था मगर नजरें अब भी कुर्सी पर जमी थी। ये 50% की मालिक, क्या नाम लिया? हाँ जुनेरा, ये गूंगी है। साद ने उंगली से उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा, तुम ऑफिस बॉय हो ना? इतना बदतमीज इस कंपनी का सीईओ नहीं हो सकता। कुर्सी के पीछे से आवाज आई। वो कुर्सी आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ मुड़ी। साद ने पहली बार सामने बैठे वजूद को देखा। काले रंग की हुडी, ऊंची बंदी पोनीटेल, सफेद रंग, दूध जैसा शफाफ, पतली नफीस नाक, नाजुक से होठ। एक निहायत ही नाजुक सी बेहद खूबसूरत लड़की उसकी कुर्सी पर बैठी थी। वो मुस्कुराई। जरीन, उसने निगाहें साद पर जमाए रखते हुए कहा, इन्हें बताओ कि मेरे बाबा की इस कंपनी में वोटिंग राइट्स ज्यादा हैं। जरीन ने पुरसकून अंदाज में सर हिलाया। साद ने खुश्क सा कहकर लगाया। साद ने कुर्सी से टेक लगाई, जुनेरा के बिल्कुल सामने, उंगलियां मेज पर बेतरतीब थपथपाई, होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट। ओहो, उसने सर जरा सा एक तरफ झुकाया। बच्ची अपने अब्बू से वोटिंग राइट्स पढ़कर आई है, मुबारक हो, तुम्हारा जीपीए अच्छा आएगा। वो लम्हा भर को रुका जैसे जहन में कोई और तज़ीक आमेज ख्याल आ गया हो, फिर कंधे उचकाते हुए बोला, रुको, कब्जा हारने पर तुम्हारा थीसिस भी लिख देता हूँ। जुनेरा ने एक सानिया को उसे देखा, फिर आहिस्ता से तालियां बजाई, होठों पर मस्नूई मुस्कुराहट। वो लंबा सा सांस लेकर बोली, कितने फनी हैं आप। उसने मेज पर पड़ी हुई फाइल को उसकी तरफ खिसकाया, उंगली से एक सफ़ा खोला और निगाहें साद पर जमा दी। अब जरा आप अपना मजाक बंद करें। लहजा नरम था। और बायलॉज में शामिर हसन का नाम देख लीजिए। कमरे में एक लम्हे को खामोशी फैल गई। साद ने बेयकीनी से फाइल पर नजर डाली, जैसे उसके मंदरजात पर यकीन करना उसके लिए मुमकिन ही ना हो। लम्हे भर के लिए उसकी पेशानी पर बल पड़े, फिर उसने जानबूझकर फाइल को नजरअंदाज करते हुए नजरें हटा ली। तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। घर में अपने ख्वाबों के शहजादे के साथ जो करना है करो। अपने शेयर्स, अपने राइट्स, ये सब अपने डॉल हाउस तक रखो। एक लम्हे को रुका, फिर होठों पर तनसिया मुस्कुराहट फैल गई। हाँ, भीख मांगोगी तो शायद मैं कुछ दे दूं। वो अचानक अपनी जगह से उठी और सामने मेज पर झुकते हुए कहा। जुनैरा की मुस्कुराहट गोया एकदम ही कहीं गायब हो गई थी। एक तो तुम आजकल के मर्द, उसने हल्की सी तनसिया हंसी के साथ कहा, पता नहीं खुद को क्या समझते हो। निगाहें साद की आंखों में गाड़ते हुए वो थोड़ा और झुकी। ये कंपनी मेरे और तुम्हारे बाबा ने मिलकर बनाई थी। जुनेरा ने गुरूर आमेज लहजे में बुलंद आवाज में कहा, इस कंपनी में मेरा भी इतना ही हक है जितना तुम्हारा है। कमरे की फिजा एकदम ही भारी हो गई। ये महज एक जुमला नहीं था, ये एक ऐलान था, और साद ये बात बखूबी समझ गया था। कमरे की फिजा एकदम ही बोझल हो गई। जुनेरा ने पलक तक नहीं झपकी। अगर ऐसा कुछ होता तो काबिल मुझे जरूर बताता, वो कभी गलती नहीं करता। काबिल का नाम सुनते ही जरीन के चेहरे से रंग उड़ गया था। वो एक लम्हे को ठिठक गई। तुम काबिल को जानते हो? जरीन ने बेइख्तियार कहा। साद ने फाइल बंद की, कुर्सी से टेक लगाई और सर्द लहजे में कहा, हाँ, वो मेरा असिस्टेंट है और बदकिस्मती से उसके पास भी तुम लोगों के लिए वक्त नहीं होता। जरीन ने मेज पर रखी हुई फाइल की तरफ इशारा किया। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में काबिल का नाम वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। वो गवाह के तौर पर मौजूद था। अगर तुम उसे बुला लो तो हमें अदालत के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साद की आंखों में एक पल को नागवारी उभरी। काबिल चंद दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है। जब वो मुल्क से बाहर होता है तो पाकिस्तान में किसी से राब्ता नहीं रखता। जरीन ने आहिस्ता सांस ली। जुनेरा, मुझे अब इस काबिल पर कोई खास यकीन नहीं रहा।
एक ऐसा लापरवाह शख्स 9 साल से जमान ग्रुप संभाल रहा था, ये नामुमकिन लगता है। जरीन ने मायूसी के आलम में कहा। हाँ, बहुत अफसोस हुआ। अब आप जा सकते हैं। काबिल अगले हफ्ते वापस आएगा। साद के लहजे में हल्की सी झुंझलाहट थी। जुनेरा ने कुर्सी पीछे की और खड़े होते हुए तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम बहुत खड़ूस हो, किसी लड़की को पसंद नहीं आओगे। साद ने भवें चढ़ाई। मुझ पर लड़कियां मरती हैं। जुनेरा ने मसनूई हैरत से सीने पर हाथ रखा। मैं तो मर गई, अपनी नस काटना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। कितनी प्यारी बातें करते हो तुम, मुझे उल्टी आ रही है इतने प्यार से। जुनेरा ने तंजिया अंदाज में कहा। साद ने एक लम्हे के लिए जरीन की तरफ देखा, जैसे किसी बात का वजन तोल रहा हो। तुम वाकई समझती हो ये बच्ची मेरी कंपनी चला सकेगी? जुनेरा खामोश रही। जरीन फौरन बोली, मिस्टर साद, आपको बिजनेस में अभी तक एक बात समझ नहीं आई। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जुनेरा के वर्क एथिक का कोई मुकाबला नहीं, वो बस आपके रवैये को रेसिप्रोकेट कर रही है। साद ने गहरी सांस ली। खैर, मेरा काम रुका हुआ है, तुम लोग जा सकते हो। साद ने अपने बैग का जिप खोला और उसमें से लैपटॉप निकाला। जरीन ने बैग उठाते हुए पलट कर कहा, किसी खुशफहमी में ना रहिएगा, फाइल्स आपकी मेज पर रख दी हैं, देख लीजिएगा। ये कहकर वो दफ्तर से बाहर निकल गई। जुनेरा दरवाजे पर रुकी, फिर मुड़कर साद को घूरते हुए बोली, तुम सबके साथ खड़ूस हो या बस इसलिए कि मैं तुम्हारी कुर्सी पर बैठ गई थी? साद की आवाज में सर्द महरी जम गई। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। जुनेरा हंस दी। मैं बाद में ऐसे ही पेश आऊंगी, देखना तुम। वो चली गई। कमरे में खामोशी फैल गई। अजीब फजूल किस्म की लड़की है। साद अपनी कुर्सी पर बैठा रह गया। ये पहली बार था कि उसने नफरत महसूस की, न किसी शख्स से बल्कि एक ऐसी कैफियत से जो उसके काबू में नहीं थी। एक नागवार बेनाम सी चुभन जो अंदर कहीं ठहर गई थी। जुनेरा और जरीन ऑफिस कैफेटेरिया में आ बैठी। कॉफी का ऑर्डर दिया गया और गुफ्तगू का मरकज एक ही शख्स था, साद। जरीन ने साद के वालिदैन के बारे में बताया। जुनेरा ने सर हिलाया। अब उसे समझ आ रहा था कि वो इतना आइसोलेटेड क्यों है। वैसे, जुनेरा ने दोनों कोहनियां मेज पर रखी और दोनों हाथ अपनी थोड़ी के नीचे रखते हुए सवाल किया, ये काबिल कौन है? जरीन का चेहरा संजीदा हो गया। काबिल के बारे में नेशनल डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड नहीं, ना कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम आता है। मैंने जितनी भी रिसर्च की उसमें उसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला। तुम्हारे अब्बू ने उसे जमान साहब के कहने पर गवाह बनाया था। कोई नहीं जानता वो कौन है, क्या करता है, सिवाय साद के। हम बस दुआ कर सकते हैं कि वो साद जैसा ना हो। अगर वो भी इतना ही खड़ूस निकला तो केस सीधा कोर्ट जाएगा। क्या आप केस हार सकती हैं? जुनेरा ने पूछा। जरीन के लहजे में गुरूर झलका। जारीन उस्मान अपने करियर में आज तक कोई केस नहीं हारी। उसी लम्हे ऑफिस बॉय कॉफी लेकर आया। जुनेरा ने ग्रीन टी ली थी। जरीन ने अचानक ऑफिस बॉय से पूछा, काबिल के बारे में आप क्या जानते हैं? ऑफिस बॉय की मुस्कुराहट फौरन ही मांद पड़ गई। वो घबरा गया। आप क्यों पूछ रही हैं? हम उनसे मिलने आई हैं। जरीन ने सुकून से कहा। ऑफिस बॉय ने नजरें झुका ली। मैं उनसे मिल नहीं सका, बस दूर से ही देखा था, मगर सुना है उनसे ना मिलना ही खुशनसीबी है। क्यों? जुनेरा ने फौरन पूछा। वो हिचकिचाया। कहते हैं वो अच्छे इंसान नहीं हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन पर कई केसेस हैं, मगर देखने में वो अच्छे मिजाज के लगते हैं। वही हुआ जिसका जरीन और जुनेरा को खदशा था। जरीन ने मजीद सवाल करना चाहा, मगर ऑफिस बॉय के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। उसने उसे जाने दिया। कॉफी खत्म करते हुए जुनेरा बोली, अगर काबिल ने गवाही से मुंह मोड़ लिया तो? जरीन ने कप मेज पर रखा। तो हम केस जीतेंगे और कंपनी में अपना हक लेकर रहेंगे। जुनेरा खामोशी से कॉफी पीती रही। काबिल के बारे में कुछ एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है? जुनेरा ने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। बस उसकी डेट ऑफ बर्थ थी, लेकिन मुझे वो भी झूठ लग रही है। वो 37 साल की बंदी है, और तुम्हारे अब्बू कैसे भरोसा करेंगे किसी ऐसे शख्स पर जो अपने से 20 साल छोटा हो? मुझे तो इस पर भी बिल्कुल यकीन नहीं। जरीन ने शक से कहा। ओहो जरीन, आप इतनी टेंशन क्यों लेती हैं? वो भी आपकी तरह बहुत अच्छे होंगे। आखिर वो साद और बिजनेस दोनों को संभाल रहे थे। जुनेरा ने हमेशा की तरह जरीन को मुस्बत अंदाज में हिम्मत दी। होना तो चाहिए, लेकिन मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि उस शख्स में कुछ बुरा है। जरीन ने फिक्र भरी आवाज में कहा। हाँ, क्या पता तुम्हारी सारी जिंदगी मर्दों से नफरत के बाद वो पसंद आ जाए, इसलिए। जुनेरा ने मजाहिया लहजे में कहा।
زنیرہ تم اپنی کافی ختم کرو، مجھے کوئی پسند نہیں آنا، اور ویسے بھی تمہاری شادی کی عمر ہونے والی ہے۔ زرین نے ہلکے سے ڈانٹنے والے لہجے میں کہا۔ ابھی نہیں، ابھی تو میں بس 18 کی ہوں، ابھی بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ زنیرہ تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر بولی، ہاں اگر آپ سات زمان سے کہہ رہی ہیں تو میں سوچ سکتی ہوں۔ استغفر اللہ، اس کھڑوس سے میں کبھی نہیں ہونے دوں گی تمہاری شادی، سوچنا بھی مت۔ زرین نے غصے سے کہا۔ جی جی، میں تو آپ کو تنگ کر رہی ہوں، جیسا وہ ہے اس کو زنیرہ شامیر کبھی نہیں ملے گی۔ زنیرہ نے غرور سے کہا۔ کچھ دیر تک ان دونوں کے درمیان بات چیت جاری رہی، ہنسی، تھوڑی مایوسی اور معمولی جھڑکیاں، لیکن ہر لمحہ ایک دوسرے کی فکر کرنے اور جذبات کو سمجھنے کا باعث بھی بن رہا تھا۔ اور پھر وہ کچھ دیر میں وہاں سے چلی گئی۔ سنسان جگہ تھی، ایک آدمی کرسی کے ساتھ مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ فضا میں خوف کا بوجھ اس طرح معلق تھا کہ سانس لینا بھی دشوار لگتا تھا۔ آس پاس دور دور تک کوئی عمارت نہ تھی، بس وہی جگہ تھی جہاں اسے قید کر دیا گیا تھا، تنہا، بے رحم اور خاموش۔ اچانک قدموں کی بھاری آواز گونجنے لگی، ایک ایک قدم جیسے زمین پر ضرب لگا رہا ہو۔ بندھا ہوا آدمی تڑپ اٹھا، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں دھمکی دی، جان سے مار دوں گا تمہیں، تم نے غلط شخص کو اغوا کر لیا ہے۔ قدم ایک سائے میں آ کر رک گئے، اندھیرے میں موجود وجود نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ وہ آدمی جلدی سے بولا، ابھی بھی موقع ہے، اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو مجھے جانے دو، ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا مگر جان بخش دوں گا۔ جواب میں اندھیرے سے ایک خوفناک کہکا ابھرا، ایسا کہکا جس نے فضا کو چیر ڈالا۔ پھر ایک ٹھنڈی بھاری آواز سنائی دی، تم نے وہ کورنگی کہاوت سنی ہے؟ آدمی جھنجھلا کر بولا، میرے پاس فضول باتوں کا وقت نہیں ہے، اپنی رقم بتاؤ اور مجھے جانے دو۔ سایہ ذرا سا آگے بڑھا، آواز اب اور زیادہ گہری ہو چکی تھی، قابیل کے دشمنوں کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ قابیل کے دشمن ہے۔ یہ سنتے ہی بندھے ہوئے آدمی کے تاثرات بدل گئے، چہرے سے سارا غرور، ساری دھمکیاں یوں غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ آنکھوں میں ایک ایسا خوف اتر آیا جیسے کسی نام نے ماضی کا کوئی انتہائی بھیانک دروازہ کھول دیا ہو۔ جی تو یہاں ہوتا ہے یہ ایپیسوڈ کمپلیٹ، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔